हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इस्माइल हाड़ा। आज हम कॉमर्स के 11th के चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। वैसे आप सब पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं या हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें उसके लिए छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, जो आप देखिए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक और बिजनेस यानी कस्टमर, हम बैंक के कस्टमर हैं। हम अपने जो भी ट्रांजैक्शन है जो बैंक के थ्रू करते हैं उसके लिए हम एक कैश बुक बनाते हैं जिसको कहते हैं 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम जो होता है वो बैंक की ट्रांजैक्शन को शो करता है, ठीक है। वैसे ही हम बैंक में जो ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक में अकाउंट खुला हुआ तो बैंक भी हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। लेकिन तो भी कई बार जब हम महीने के एंड में या 2 महीने 3 महीने के एंड में जब भी हम स्टेटमेंट देखने जाते हैं तो हमारे कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस और बैंक के पासबुक, जो बैंक हमको पासबुक छाप के देती है, जो बैंक हमारे रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, उसका बैलेंस और हमारे कैश बुक का बैलेंस दोनों मैच नहीं करते हैं। कई बार नहीं करने के बहुत सारे रीजंस है। मोस्ट ऑफ 2 है, या तो टाइम डिफरेंस है या कोई एरर है, ठीक है। अब टाइम डिफरेंस क्या होता है तो मैं बता दूं। जैसे आपने कोई चेक इशू किया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने अपने किसी कस्टमर को, जो आपके क्रेडिटर है या कोई जो आपके पैसे मांग रहा है, लेंडर है, बैंक है जहां लोन बाकी है, आपने उनको चेक दिया, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी का चेक दिया, किसी को भी कोई चेक दिया है, आपने आज दिया, आप तुरंत आप उसी दिन रिकॉर्ड कर देंगे बैंक पासबुक में, कैश बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया कि पेमेंट टू रामलाल। लेकिन एक्चुअल में उस रामलाल ने वो चेक बैंक से पैसे विड्रॉ नहीं किए, कुछ दिन बाद किया और 2 दिन बाद आपका महीना खत्म हो रहा है और आपने चेक इशू किया था, जैसे सपोज करो 27 मार्च को, और आपका मंथ एंड हो रहा है 31 मार्च को। आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने चेक करने जाओगे स्टेटमेंट, तो अगर रामलाल ने चेक विड्रॉ नहीं किया है तो आपके बैंक में उतने चेक का पेमेंट कम शो होगा, ज्यादा शो होगा, और आपके यहां कम शो होगा। सपोज करो कि बैंक, आपके बैंक कॉलम कैश बुक में बैलेंस आना चाहिए था 50,000, लेकिन आपने अगर रामलाल को 10,000 का चेक दिया था तो वो कम होकर आपका बैलेंस शो कर रहा है 40,000, ठीक है। और अगर पासबुक के बैलेंस को देखेंगे, वहां भी आपको 50,000 शो होना था और 50,000 ही शो हो रहा है। क्यों? कि रामलाल ने चेक विड्रॉल किया ही नहीं। जब उसने चेक विड्रॉल ही नहीं किया तो पेमेंट कम नहीं हुआ और हमने यहां पे कम कर दिया। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, अगर चेक कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो उसके अंदर हम इस 10,000 को अगेन वापस ऐड कर देते हैं। क्यों? कि हमारे बैंक से इतना पेमेंट नहीं गया। तो जो लाइन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इट मींस हमने चेक इशू किया था, हमने तो कैश बुक में से माइनस कर दिया रामलाल के नाम से, लेकिन बैंक में से वो पेमेंट नहीं गया क्योंकि रामलाल ने चेक वहां पे नहीं दिया, विड्रॉल नहीं किया। तो ये टाइम डिफरेंस होता है। वो अगर 31 मार्च तक करना चाहिए था, नहीं किया, और 1 अप्रैल को किया, तो भी हम 31 मार्च तक बना रहे हैं, तो 31 मार्च तक आपके ये 10,000 वापस ऐड करना पड़ेगा और इसके बराबर बैलेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एक होता है चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बट नॉट कलेक्टेड बट नॉट कलेक्शन। तो आपने कोई कस्टमर के चेक आपके पास आए थे और आपने बैंक में दे दिए, जमा करा दिए, ठीक है। जैसे आप जमा कराओगे, जैसे कि 20,000 के चेक थे, तो आप क्या करोगे, वो 20,000 आपके प्लस कर दोगे, ठीक है। अब आपका पेमेंट बैंक में कितना होना चाहिए, 70,000, ये आपने किया। लेकिन अगर 28 तारीख को किया, बीच में 2 दिन छुट्टी आ गई, तो बैंक ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। लेकिन आपने क्या किया कि मैंने तो बैंक में जमा करा के आ गया, मेरा आदमी या एम्प्लॉय आ गया, मैं आ गया, तो मैंने तो मेरे अकाउंट में डाल दिए, 70,000 हो गया। अब मेरे हिसाब से तो कैश बुक में 70,000 बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब बैंक से आप जाओगे
आजकल तो नेट बैंकिंग है, हम एप्लीकेशन पे जाके चेक करते हैं तो हमारा बैलेंस इतना ही शो हो रहा है। अब हम टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में 2 दिन या तो सर्वर डाउन होगा या उनका बैंक की छुट्टियां हो सकती है, कोई और रीजन हो सकता है जिस कारण आपके अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया। तो बस यही चीज़ देखनी है और ये कंपैरिजन ही देखना है। अब आपको लग रहा है कि 70,000 होना चाहिए, जबकि इतना हो रहा है, 31 मार्च डेट पूरी हो रही है और कलेक्शन नहीं हुआ 31 मार्च तक, तो आपको ये 20,000 जो प्लस किए थे अब आपको वापस माइनस करना है, ताकि आपका वही बैलेंस आए जो एक्चुअल में बैंक में है। बस ये 2 इंपॉर्टेंट है डिफरेंस जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको वापस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग समझा दूंगा। फिर दूसरा एक और चीज़ है, जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम 2-3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कंफ्यूज जो बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ से होते हैं। एक तो लिखा होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, एक होता है बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस और कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक के अकॉर्डिंग मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे हम बिजनेसमैन हैं और हमने पीएनबी में अकाउंट खोला रखा है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब मेरे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैंक के अकॉर्डिंग। अब हमारे अकॉर्डिंग डेबिट जो होता है वो हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है और बैंक के अकॉर्डिंग क्रेडिट होता है, वो हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होता है। आजकल के बच्चों के लिए तो समझना बहुत आसान हो गया, हमारे टाइम बड़ा मुश्किल था, इसलिए आसान हो गया कि आजकल गूगल पे वगैरह सब बच्चे यूज करते हैं। तो जैसे आप कोई पैसा पेमेंट करते हो यूपीआई से या किसी से भी, तो सीधा आपके लिखा होगा डेबिटेड डैश अमाउंट, मतलब आपका डेबिट हो गया मतलब अमाउंट कम हो गया, क्रेडिटेड मतलब आपके अकाउंट में पैसा आ गया। तो यहाँ क्रेडिट का मतलब ये फेवरेबल या डेबिट का मतलब फेवरेबल, ठीक है ना। तो ये तो फेवरेबल बैलेंस होते हैं। और अगर ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, इसका मतलब ये अनफेवरेबल बैलेंस है। बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट अनफेवरेबल। अनफेवरेबल को मोस्ट ऑफ बच्चे जो है वो इस नाम से जानते हैं, ओवरड्राफ्ट। इट मीन्स निगेटिव बैलेंस बैंक में, ओवरड्राफ्ट का मतलब। तो ये आपको ध्यान देना है। अब ये इसमें कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों का, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बनाते हैं तो एक लिखा होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट ऐसे ही बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। एक होता है फेवरेबल, एक होता है अनफेवरेबल। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी है जो दोनों में एक जैसा इफेक्ट डालती है। जब भी आप बनाते हैं फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, वो चीज़ें प्लस ही होती है, ऐड ही होती है। मैं बीच में और लिख देता हूं, दोनों में हो तो आपको प्लस क्या करना है तो बता देता हूं। ऐड वाली आइटम क्या क्या होती है। एक तो वही जो मैंने बोला था आपको, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। ये अलग अलग लैंग्वेज में आता है, आपको थोड़ी सी इंग्लिश सुधारनी पड़ेगी। मैं सारी लैंग्वेज यहाँ लिख नहीं सकता, भाई आपको ये देखना चेक आपने इशू किया है या चेक किसी को दिया है और चेक देने के बाद वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो उस आइटम को आपको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि वो आपने लेस कर दिया था। क्योंकि आप जैसे चेक किसी को देते हो आप तुरंत एंट्री कर देते हैं कि हमने चेक उसको दे दिया, हमारे बैंक से इतना पैसा गया।
लेकिन उसने 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक उसने पैसा नहीं उठाया, तो हमारे बैंक से तो गया ही नहीं, तो बैंक में तो ज़्यादा दिखा रहा है और हमारे कैश बुक में कम दिखा रहा है, तो इसलिए हम इसको वापस प्लस करते हैं। ठीक है, ऐड वाली एक और आइटम। अब ये तो थी टाइम डिफरेंस की आइटम। अब है एरर। एरर क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने आपने बैंक को बोल रखा होता है कि हमारे बिहाफ पर ये डेट पे आप पेमेंट कर दो। जैसे कई लोग बजाज फाइनेंस से लोन लेते हैं, कोई एचडीएफसी से लेते हैं, मोबाइल के लिए लेते हैं, हर महीने की 4-5 तारीख को इंस्टॉलमेंट कट जाती है, वो आपके बिहाफ पे बैंक देता है, आप डायरेक्ट नहीं देते, आपके बिहाफ पे बैंक देता है। तो कई बार हम भूल जाते हैं, पेमेंट का इंसान है, भूल जाते हैं, तो वो बैंक ने डायरेक्ट आपके पेमेंट काट दिया। वैसे ही आपके बिहाफ पे आपने कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या होगा, उसका या इंटरेस्ट मिलेगा, या कोई शेयर मार्केट में शेयर लिया हो तो उसका डिविडेंड मिलेगा। तो बैंक ने डायरेक्ट कलेक्ट कर दिया है और आप तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली, या आपको मैसेज भेज दिया और आपने बिजी शेड्यूल के कारण मैसेज देखा नहीं, और जब मैसेज नहीं देखा तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए वो टाइम डिफरेंस वो भी होता है। तो ये होता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, डिविडेंड क्रेडिटेड, डिविडेंड कलेक्टेड हो सकता है बाय। अब डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, कोई भी बैंक ने कलेक्ट किया है तो वो आपके लिए किया है, आपके अकाउंट में ही किया है, तो आपको उसको प्लस करना है। वो आपके पास रिकॉर्ड में नहीं होगा, तो अब आपको क्या करना है, उसको ऐड करना है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी एक्सपेंसेस है, पेड बाय बैंक। अगर बैंक ने कोई भी एक्सपेंस पेड की है तो लैंग्वेज क्या होगी, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ एक्सपेंस नहीं, यहाँ तो इनकम है, इनकम कलेक्टेड बाय बैंक। और कोई भी इनकम बैंक ने कलेक्ट की है तो आपके अकाउंट में आया होगा पैसा, तो आपको उसको प्लस करना है क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। ठीक है, तो वैसे ही इसका रिवर्स मार देते हैं। लेस में क्या होगा, तो वो देखो, हम लेते हैं, मैं 3 आइटम इसलिए बोली है कि मोस्ट ऑफ इसी से कनेक्टेड होती है, बस आपको सिर्फ समझना है। एक होता है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर कस्टमर। अब डायरेक्ट आपके अकाउंट में किसी कस्टमर ने, डेटर ने पेमेंट डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो पैसा आ गया, उसको ऐड करना है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर आता है लेस में। लेस में इसका उल्टा कर देंगे, जैसे एक वो आइटम अपन ने बताई थी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और कलेक्टेड। इस तरह से लिखा है कि हमने चेक डिपॉजिट किया था लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, तो वो हम आइटम को माइनस करना है। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें आते हैं, इंटरेस्ट पेड या डेबिटेड बाय बैंक, एनी चार्जेस पेड बाय बैंक, और या फिर लिखा हो डेबिटेड बाय बैंक, एनी एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक या डेबिटेड बाय बैंक। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, बैंक ने आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दिया,
तो वो एक्सपेंसिव में आ गया। तो कोई भी इस तरह की चीज़ें लैंग्वेज को समझना है इजी वे में, आपके सारे हो गए 4-8 पॉइंट में ही आपका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। चाहे कितने भी लैंग्वेज लिखे हो, यही चीज़ों को फोकस करना है। पैसा आ रहा है बैंक में, आपको प्लस करना है। पैसा बैंक से जा रहा है, आपको माइनस करना है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कैश बुक में लिख दी गई, बैंक में नहीं लिखी, बैंक में लिख दी, कैश में नहीं लिखी। वो चीज़ क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एकदम प्लस माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वो आपके पॉजिटिव आएगा। तो कैश बुक का बैलेंस ऊपर है तो नीचे पासबुक का आएगा, पासबुक का है तो नीचे कैश बुक का आएगा। वैसे मैं बता देता हूँ यहीं पे, अगर इसका पूरा हो जाता है प्लस माइनस करके अमाउंट जो आएगा उसको क्या बोलेंगे। अगर ऊपर कैश बुक लिखा हुआ तो लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर का डेबिट था तो नीचे क्या हो जाएगा क्रेडिट। और ऊपर अगर पासबुक से लिया हुआ है तो नीचे बैलेंस जो है वो कैश बुक के अकॉर्डिंग आएगा। जो कि डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये ऊपर जो ऊपर है अपन बताएंगे, वापस एक बार रिपीट करेंगे, लेकिन बस ये उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। मैं कुछ चीज और बता रहा था, वो ये है अगर इसकी जगह क्रेडिट की जगह डेबिट लिखा हो कैश बुक में, ओपनिंग बैलेंस में, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट फेवरेबल बैलेंस, अगर ये दिया हुआ है तो ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी। यानी ऐड वाली चीजें लेस और लेस वाली चीजें ऐड, तो चारों मेथड हो जाती है। आपको सिर्फ एक याद रखना है, एक से दूसरा का करेक्ट हो जाएगा। जैसे कैश बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट दिया हुआ है तो बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट सेम इफेक्ट करता है, बस फर्क ये है पासबुक का डेबिट आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। और रिवर्स करते हैं तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट और बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, ये ओपनिंग दिया हुआ है तो क्लोजिंग इसका रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब सारे प्लस वाली आइटम माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एरर होता है कि हमको आपको पता होगा कैश बुक दो साइड होती है इसमें। ठीक है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। हम मान लेते हैं कि ये हमारे बैंक कॉलम है। ठीक है, एक होता है पासबुक, इसमें भी दो चीज होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और वो सिर्फ आपका ही अकाउंट मेंटेन करता है, दो नहीं। हम जरूर दो करते हैं, कैश का और एक बैंक का। तो हम बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग समझेंगे। कोई आइटम जैसे रेंट रिसीव्ड है, उसको डेबिट में लिखना था, डेबिट में ही लिखा, लेकिन इसने लिख दिया कि ट्वाइस टाइम, दो बार लिख दिया, डबल लिख दिया। अगर कोई इनकम एक बार ही हुई है उसको दो बार लिख दिया तो क्या करना है, जो दूसरी बार आप दो बार लिखा है उसको आपको वापस माइनस कर देना है, तो वहां पे माइनस में हो जाएगा। ऐसे क्रेडिट में कोई आइटम दो बार लिखी है तो दो बार लिखी है तो एक बार वहां से हटा के उसको हमको आपको प्लस में लिख देना है। तो क्रेडिट का मतलब पैसा कम हुआ है, डेबिट का मतलब पैसा ज्यादा आ गया है। ठीक है, आया नहीं है, हमने रिकॉर्ड ज्यादा कर दिया है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये यहाँ पे नहीं दिया होगा, ये इसी का दिया होगा कि कैश बुक के डेबिट साइड का ये अमाउंट ट्वाइस टाइम लिख दिया, या फिर ये अमाउंट हमने लिखना भूल गए, तो लिखना भूल गए तो लिखो मतलब प्लस करो, दो बार लिख दिया तो माइनस करो। क्रेडिट में दो बार लिख दिया है तो प्लस करो, क्रेडिट में लिखना भूल गया तो माइनस कर दो। बस ये लॉजिक को पकड़ना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको बीआरएस बनाना है। और कोई डाउट्स है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हम वो डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके, बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।